The falling of an object, the falling of an object from a height towards the earth, from the falling of an object from a height towards the earth, from a height towards the earth under the gravitational force of earth, under the gravitational force of earth, under the gravitational force of earth, bracket में with no other forces, with no other forces, with no other forces acting on it, with no other forces acting on it, is called free fall. With no other forces acting on it is called free fall. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरा देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अगर पकड़ रखा है और हमने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो इट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब हमने कोई भी और दूसरा फोर्स नहीं लगाया, मतलब हमने उस पर किसी तरीके का कोई ताकत नहीं लगाया। तो वो ऑब्जेक्ट जो इस तरीके से ऊपर से नीचे गिरता है, तो उस कंडीशन को, उस फॉलिंग को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसकी, जब हम उसको ऊपर ऐसे पकड़कर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं नीचे गिरने के लिए, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो धीरे-धीरे फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है जब वो ऊपर से नीचे गिरता है। तो इसका मतलब फिर उसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है, वेलोसिटी के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? हमने कोई उसके अंदर कोई मोटर या कोई इंजन तो लगा नहीं रखा है उस बॉडी के अंदर। मान लो मेरे हाथ में कोई बॉल है, उस बॉल को मैंने ऐसे पकड़कर ऐसे छोड़ दिया, तो वो बॉल ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। तो जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, तो उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है जो फ्री फॉल से ही रिलेटेड है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोल देते हैं स्मॉल जी। जैसे एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन को तो हम बोलते हैं स्मॉल ए। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, when a body is dropped freely, it falls with an acceleration of, when a body is dropped freely, it falls with an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑब्जर्व करा गया, उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको कैलकुलेट करा गया कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस रेट पर बढ़ती है? हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो किस रेट पर वो वेलोसिटी चेंज होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दिस एक्सेलरेशन, this acceleration is called, this acceleration is called acceleration due to gravity।
This acceleration is called acceleration due to gravity. This acceleration is called acceleration due to gravity. ठीक है, अब हम ये बोलेंगे when a body is thrown, ये तो एक पॉइंट हुआ acceleration due to gravity का, ये फ्री फॉल की डेफिनेशन हुई। फिर हम ये कहेंगे when a body is thrown vertically upwards, when a body is thrown vertically upwards, it suffers when a body is thrown vertically upwards, it suffers a retardation of 9.8 meter per second square. It suffers a retardation of 9.8 meter per second square. ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। It suffers a retardation of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को जब नेगेटिव कहते हैं हम, तो उसी चीज को कहा जाता है रिटार्डेशन। तो a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ देंगे, मतलब ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे कि वो ऊपर से नीचे गिरे, तो उस केस को तो हम बोलते हैं फ्री फॉल। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो ऑब्वियस सी बात है कि तब उसकी स्पीड लगातार बढ़ती हुई आती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बॉल को उठाया और नीचे से ऊपर फेंक दिया। तो बॉल को जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो लगातार आपने ग्राउंड में आप कभी भी खेले होंगे, आपने खूब देखा होगा कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो धीरे-धीरे बॉल ऊपर जाती है और फाइनली ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको नीचे से ऊपर फेंका, यानी कि आपने पर्टिकुलर कोई ताकत लगाई उसमें, आपने कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाई, तभी तो वो बॉडी या वो बॉल नीचे से ऊपर गई। तो आपने जो वो फोर्स लगाई है, जिस फोर्स से वो जो वो बॉल है वो नीचे से ऊपर गई, उस फोर्स की वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, 0 नहीं होगी, 0 से ज़्यादा वैल्यू होगी। और फिर धीरे-धीरे जब वो ऊपर जाती है, तो क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होती है, तो लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो वेलोसिटी का लगातार डिक्रीज़ होना इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन का रेट वही होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बिकॉज़ इट इज़ रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन बोलूँगा। एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव साइन अगर लगा देते हैं, तो उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आगे अगर मैंने माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी को इतना? इतना सभी को क्लियर है? यस सर। आदित्य? आदित्य यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इंदर? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू calculation of acceleration due to gravity, calculation of acceleration due to gravity। ये क्या होगा? calculation of acceleration due to gravity हम ये जानते हैं by universal law of gravitation, by universal law of gravitation, F is equal to G m1 m2
F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम ये कहेंगे कि if first body is earth, then mass of earth, अर्थ के मास को हम क्या मानते हैं, कैपिटल M। अर्थ के मास को हम कैपिटल M मानते हैं, तो मास ऑफ अर्थ M, कैपिटल M हो गया, यानी कि M1 की जगह मैं कैपिटल M लिखूंगा। If second body is an object, then mass of object is equal to, उसको मान लीजिए स्मॉल m, यानी कि जो सेकंड बॉडी है जिसके मास को m2 लिखा जाता है यहाँ पर, वो हमने मान लिया स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तो स्मॉल r है ही। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F is equal to G m1 m2 upon r square, therefore F is equal to G कैपिटल M स्मॉल m upon r square। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहते हैं also by Newton's second law of motion, F is equal to ma, mass into acceleration during फ्री फॉल। जो फ्री फॉल की कंडीशन होती है, फ्री फॉल की कंडीशन में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। A is equal to G, ये होता है, therefore F is equal to mg, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से भी फोर्स निकल के आया, इक्वेशन 2 से भी फोर्स निकल के आया, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड बॉडी। हमने किसी बॉडी को उछाला या हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया, ऐसे फ्रीली गिरने के लिए छोड़ दिया, तो अब वो जो बॉडी है वो गिरेगी कहाँ पर, वो अर्थ पर ही तो गिरेगी आकर, तो अर्थ ही तो उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो एक बॉडी तो वो बॉल हो गई या वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास है स्मॉल m, और जो दूसरी बॉडी है वो अर्थ हो गई जिसका मास है कैपिटल M। ठीक, कैपिटल G आता ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पर जब R की बात करी जाएगी, ये जो R है ये R हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो R को हम कैपिटल R लिख सकते हैं, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो बताइए सभी को क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, बताइए क्लियर है तो आगे बढ़ूं मैं। Yes. ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है mg, इक्वेशन 1 में फोर्स की वैल्यू क्या है g m स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g की वैल्यू आ गई कैपिटल Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। वी नो दैट कैपिटल G की वैल्यू, इन सब की वैल्यू फिक्स है, 6.67 to 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम, 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम।
कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। मुझे क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में। g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर में डाल देना हूँ। ठीक है, मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पर डालूंगा। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई मास 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन रेडियस का स्क्वायर यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज डालने पर जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर है? मैं ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, कैलकुलेट करने पर यही रिजल्ट आएगा। बताइए सबको क्लियर है? Yes. Yes, ठीक है, sir. ठीक है जी। चलो जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट calculate the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration, calculate the value of acceleration calculate the value of acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity on the surface of the moon, on the surface on the surface of the moon. Calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon. Given, हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? Given mass of the moon, mass of the moon is equal to 7.4 into 10 की power 22. 7.4 into 10 की power 22 किलोग्राम। ठीक है, रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा 1740 किलोमीटर। के सारी वैल्यूज दे रखी हैं, 1740 किलोमीटर रेडियस ऑफ मून है। और कैपिटल जी होता तो 6.67 है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 6.7, तो 6.7 ही लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए जी, तो अब क्या है कि जैसे हम अर्थ पर हैं तो अर्थ की बात नहीं कर रहे, अब हम मून पर हैं तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। हम ये जानते हैं यहाँ पर
जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप अर्थ पर निकालिए, आप मून पर निकालिए, आप मार्स पर निकालिए, सब जगह कैपिटल जी की वैल्यू तो इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून, क्योंकि अब मैं मून पर हूँ, जब मैं अर्थ पर था तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम था मास ऑफ अर्थ। अब मैं मून पर हूँ तो एम की जगह मैं लूंगा मास ऑफ मून। फिर कैपिटल आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैं मून पर हूँ तो आर की जगह मैं क्या लूंगा, रेडियस ऑफ मून। तो अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास ना लेकर अब हम मून का रेडियस और मून का मास लेंगे, बिकॉज नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून। अब देखिएगा इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, स्मॉल जी इज इक्वल टू वही कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू डालिए 6.7 टू 10 की पावर माइनस 11, और मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22, ये हो गया। और रेडियस ऑफ मून कितना है, 1740 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है लेंथ की, रेडियस भी तो लेंथ है ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ की होती है वो मीटर होती है। तो 1740 किलोमीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए और इसका स्क्वायर हो गया। 6.7 इंटू 7.4 करिए। इधर कर रहा हूँ। 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 7.4, 4 7 जा 28, 2 कैरी आ गया, 4 6 जा 24 और 2 26, 7 7 जा 49, 4 कैरी आ गया, 7 6 जा 42 और 4 46, ये हो गया 8 6 प्लस 9 हो गया 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, और ये हो गया 4 4 9 5 8 49.58। तो ऊपर वैल्यू आई 49.58 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 22, 10 की पावर माइनस 11। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स जैसी हैं वैसी एड अप हो जाती हैं, तो माइनस 11 प्लस 22 कितना हो गया, की पावर 11। नीचे देखेंगे तो 1740 है और 1000 है, तो 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3। इसका जीरो भी अगर मैं निकाल दूं तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 174 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, या मैं 1.74 इंटू 10 की पावर 6 कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये कैलकुलेशन जो है ये आप कर लेना अपने आप। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सीधा इसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो सीधा इसका आंसर है मैं वो लिख रहा हूँ। आप कैलकुलेशन खुद करके देख लेना। इसका रिजल्ट है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए बेटा, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा। चलिए जी, आगे स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो देखते हैं जरा। ये देखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मेरे पास एक सजेशन आया है, वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं पार्शियली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी।
तो उसके लिए क्या है कि आप देख ही रहे होंगे कि आजकल केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली और यूपी में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी काफी कोरोना टेस्टिंग हो रही है। तो 1-2 दिन के अंदर-अंदर या हो सकता है 2 दिन ना लगे, 3 या 4 दिन लग जाएँ। तो 3 या 4 दिन मैक्सिमम अगर आप मान लें, तो 3 या 4 दिन के अंदर-अंदर कोई ना कोई नई गाइडलाइंस या नया डिसीज़न कोई ना कोई आने वाला है। तो इसलिए अब हम अगर नवंबर की बात करें, तो नवंबर में आज 25th नवंबर है और हमारे पास अभी नवंबर में 5 दिन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 5 दिनों में कोई ना कोई गाइडलाइंस या कोई ना कोई बड़ा डिसीज़न गवर्नमेंट ले सकती है क्योंकि सेकंड वेव बहुत तेज़ी से हिट कर रही है कोरोना की। तो मैंने सोचा है ये कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर-अंदर कोई ना कोई डिसीज़न आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। हो सकता है स्कूल्स के लिए या कोचिंग सेंटर्स के लिए भी कोई डिसीज़न आए। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि दिवाली के बाद मैं ऑफलाइन करूँगा। लेकिन अभी तक नहीं करा है, बीच में कुछ टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन का आपसे और टाइम माँगा था। वो यही सोचकर माँगा था कि केसेज़ जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। दिवाली के बाद बहुत तेज़ी से केसेज़ बढ़े हैं। तो एक तो मैं 4-5 दिन का टाइम आपसे इसलिए माँग रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन उसमें स्टार्ट करूँगा। इन द मीन टाइम एक सजेशन मेरे पास आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मैं आज टेस्ट लूँगा। वो मैंने आज लिया नहीं। आपका टेस्ट होगा कल। अब टेस्ट लेने का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। टेस्ट लेने का तरीका ये है कि इस बार जो टेस्ट होगा जैसे लास्ट टाइम मैंने जो टेस्ट लिया था, काफ़ी टाइम 1 डेढ़ महीना पहले लिया था टेस्ट। तो वो जो लास्ट टाइम मैंने टेस्ट लिया था उसमें हमने क्या करा था कि टेस्ट पेपर आपके पेरेंट्स के नंबर पर भेज दिया था और उसके बाद आप लोगों को टाइम दिया गया था कि जब भी आपको 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में जब भी कंफर्टेबल हो, तब आप प्रिपेयर करके वो टेस्ट पेपर आप कंप्लीट करिए। इस बार मैं जानता हूँ आप लोगों ने किसी भी बच्चे ने चीटिंग नहीं करी है, सब बच्चों ने ईमानदारी से ही करा था टेस्ट। लेकिन जस्ट टू बी श्योर कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी वाक़ई में अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। तो इस बार आपको मेरे सामने टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम क्या करेंगे, अभी तो मैं कैमरा ऑन करवाऊँगा हर बच्चे का, ठीक है? कैमरा ऑन हर बच्चे का कराऊँगा, आप मेरे को टेस्ट पेपर देते हुए दिखाई दें। आप मेरे को टेस्ट पेपर देते हुए दिखाई दें। तो आप लोगों को अपना कैमरा ऑन करना है और कैमरे के सामने ऐसे बैठेंगे आप, थोड़ा-सा दूरी बनाकर आप बैठेंगे कि मुझे ये दिखाई दे कि ये आपकी नोटबुक है, ये आप बैठे हुए हो और आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये कल का जो टाइम है ट्यूशन का 7 से 8, उस 7 से 8 के टाइम के दौरान ही होना है, 1 घंटे में ही होना है। तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके जिस भी नोटबुक में आपको टेस्ट देना है, उस नोटबुक में आप टेस्ट देंगे और बीच में सभी का कैमरा भी ऑन रहेगा और बीच में मैं किसी भी बच्चे से अगर कुछ पूछूँगा, तो वो बच्चा हालाँकि आप लोग टेस्ट देंगे, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे कुछ भी पूछना होगा या कुछ भी बताना होगा किसी भी बच्चे को, तो आप लोग सुन सकते हैं और अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, तो वो तभी के तभी अपना माइक ऑन करके वो मेरे को जवाब भी दे सकता है। ठीक है? मेरी बात सबको समझ में आ गई क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? प्राजक्ता, न्यासा, आदित्य, Yes, sir. आदित्य, Yes. गरिमा, Yes, sir. ठीक है? तो कल सभी बच्चे और इस चीज़ को आप ईमानदारी से करेंगे। पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं इस तरीके की एक चीज़ हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई मतलब आप इसमें ना बचने की कोशिश मत करिए इससे कि सर मेरा नेटवर्क पुअर है, तो मैं इस वजह से ऑनलाइन नहीं रह सकता इस टाइम या मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई है या मेरा मोबाइल फ़ोन टूट गया है या मेरा इंटरनेट पैक आज ही खत्म हो गया है। तो ये इस तरीके के एक्सक्यूज़ेज़ प्लीज़ मेरे को मत देना। आप लोग सारी तैयारी अपनी रखें। आप अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज रखिएगा या अगर आप लैपटॉप के थ्रू देना चाहते हैं तो आप अपना लैपटॉप चार्ज रखिएगा और इस चीज़ को मैं तभी के तभी मैं वेरीफ़ाई भी करूँगा आपके पेरेंट्स से एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स भी मेरा साथ देंगे इस चीज़ में। तो हम इस चीज़ को कल कर रहे हैं। कल पहला टेस्ट है इस तरीके से जो हम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो टेस्ट लिए हैं, वो टोटली ऐसे लिए हैं कि एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम आपने टेस्ट दिए हैं। लेकिन अब जो टेस्ट लेंगे उसमें कैमरा ऑन रहेगा, ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? और 5 दिन के अंदर-अंदर सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं नवंबर के, 5 दिन के अंदर-अंदर गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाली है, तो उस डिसीज़न का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो डिसीज़न आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है,
तो भी 1 दिसंबर से मैं ऑफलाइन चालू करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के आपका जो 9th क्लास का बैच है, आपके 9th क्लास के बैच में 8-9 बच्चे हैं, तो मैं 4-4 बच्चों को बोलूँगा कि 4 बच्चे आ जाएँगे, 4 बच्चे नेक्स्ट डे, फिर 4 बच्चे पहले वाले आज, फिर 4 बच्चे नेक्स्ट डे। ऐसे अल्टरनेटली आप आएँगे। अगर मान लीजिए बढ़कर 10 भी हो जाते हैं बच्चे, तो 5 बच्चे मंडे को, तो 5 बच्चे ट्यूसडे को। अगर 5 बच्चे जो मंडे को आए हैं, तो ट्यूसडे को जो 5 मतलब मंडे वाले दिन जो बाकी के 5 बच्चे हैं, जो अपने घर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए क्लास ऑनलाइन चलेगी। ठीक है? उसी सेम टाइम पर। यहीं पर कैमरा और लैपटॉप, ये मेरा जो सेटअप है ये लगा रहेगा यहीं पर, और आप लोग सामने की साइड, मेरे सामने की साइड बैठ जाएँगे, मास्क लगाकर आएँगे सभी बच्चे, और नेक्स्ट डे क्या होगा कि आप लोग अपने घर पर बैठकर क्लास ऑनलाइन अटेंड करेंगे और बाकी के जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन अटेंड करेंगे। आप में से भी अगर मान लीजिए मैं 5 बच्चों के नाम लेता हूँ, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी 5 ही बच्चे हैं, तो अगर मैं आप 5 बच्चों के नाम लेता हूँ कि आज आपको आना है, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम अभी ऑफलाइन नहीं जाने देंगे आपको, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए। उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पर बैठकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? और अगर आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप आ जाइए। अगर आपकी तबीयत ज़रा-सी भी खराब है, बुखार है, खाँसी है, जुकाम है, ज़रा-सी भी तबीयत खराब है, तो प्लीज़ खुद भी रिस्क मत लीजिए और दूसरे के लिए भी कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है घर से बाहर। तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तबीयत खराब है तो भी घर पर रहिए, ऑनलाइन पढ़िए। और अगर आपको बाई चांस कोई ऐसा काम है कि आप घर पर नहीं हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर हैं या आउट ऑफ टाउन हैं, तो वहाँ पर अगर आप हैं, तो भी उस केस में भी आप नहीं आएँगे, तब भी आप ऑनलाइन पढ़िए। तो ऑनलाइन तो आप मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ऑफलाइन किस-किस दिन आना है वो ऑप्शंस डेली मैं डिसाइड करूँगा, मैं बच्चों के नाम भेजूँगा। ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता था। कल जो आपका टेस्ट होगा वो आप ईमानदारी से दीजिएगा। अपना पूरा 100% तैयार करिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और भी आपके लिए मैं इसको और आसान बना देने के लिए ये बताना चाहता हूँ, इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो मैं टेस्ट पेपर जो मैंने बनाया है, वो टोटली एनसीईआरटी में से बनाया है। आपको ज़रा भी इधर-उधर से या आरडी में से या इधर आपको लगे कि मैं बहुत टफ पेपर बनाने वाला हूँ, ऐसा मैंने नहीं करा। मैंने एनसीईआरटी में से टेस्ट पेपर बनाया है, तो एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और टेस्ट की करिए तैयारी। आप लोगों को ऑनलाइन रहना है कल टेस्ट देने के दौरान, मैं खुद देखना चाहता हूँ 7 से 8 के दौरान ही टेस्ट होगा, ठीक है? चलिए जी, अब आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। आई होप कि मेरी बात सबको क्लियर होगी। Yes, sir. ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर freely falling bodies। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। हमने देखा था 3 इक्वेशन होती हैं। तो एक तो 3 इक्वेशंस जो हैं वो क्या-क्या हैं? देखिए जी। जनरल इक्वेशंस होती हैं v इज इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट, सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो जनरल इक्वेशंस हैं जो हमने मोशन वाले चैप्टर में करी थी। उसके बाद फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फर्स्ट है
v इज इक्वल टू u प्लस gt। g क्या हो गया, बस एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, a की जगह स्मॉल g आ गया। सेकंड जो s है, s यहाँ पर होता था s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे हाइट h। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीन इक्वेशंस होती हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसके क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चंस देखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसका, to estimate the height of to estimate the height of a bridge, to estimate the height of a bridge, to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped over a river, comma, a stone is dropped. To estimate the height of a bridge over a river, comma, a stone is dropped freely in the river from the bridge. Freely in the river from the bridge. Freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. The stone takes 2 seconds. 2s मतलब 2 seconds to touch the water surface in the river. To touch the water surface in the river. Full stop. Calculate the height of the bridge. Calculate the height of the bridge. Calculate the height of the bridge from the water level. From the water level. Solution देखिएगा। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो यहाँ नीचे एक रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से, और ये रिवर का
ऊपर वाला जो लेवल है, टच द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर की सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, और इसके ऊपर से यहां से कोई ब्रिज पास कर रहा है। ये नीचे तो पानी फ्लो कर रहा है, ये नीचे तो पानी फ्लो कर रहा है, और ऊपर से कोई ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर से एक स्टोन को नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है, यहां से लेकर और वाटर सरफेस तक की वो हाइट पूछ रहे हैं कि वाटर सरफेस से ब्रिज की हाइट कितनी है, वो हाइट बतानी है हमको। पहली चीज तो ये, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, a stone is dropped freely in the river from the bridge, the stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river। जो स्टोन है, स्टोन को वाटर की सरफेस को टच करने में 2 सेकंड लगते हैं, मतलब यहां से यहां तक गिरने में स्टोन को कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टोन की, बिकॉज मैं स्टोन को फेंक नहीं रहा हूँ, मैं स्टोन पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं स्टोन को ऐसे पकड़ के और मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया, मैंने छोड़ दिया, तो स्टोन हैज बीन अलाउड टू फॉल फ्रीली, तो वो फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है स्टोन ऊपर से नीचे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। अब जब ये 0 मीटर पर सेकेंड है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ ही एक्ट होती है, और जो स्टोन है वो भी ऊपर से नीचे ही गिर रहा है, यानी कि जो मेरा जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी तो वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे ये h बताना है, एच जी यू टी, ये चारों वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं बताएंगे गरिमा, ये चारों वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, किस में आते हैं गरिमा बताइए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? So second equation of सेकंड motion. इक्वेशन बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, by using second equation of motion, h is equal to ut plus half gt square, u है 0, t है 2, 0 into 2 plus half into 9.8 into t कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 into 2 0 हो गया, तो क्या बचा 9.8 into 2, तो कितना हो गया 9.8 into 2 हो गया बेटा 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। बताइए जी समझ में आ गया? बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सर एक बार फिर Yes, sir. हाँ जी क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताऊं? एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से देख लीजिए। हमने ये कहा कि ये जो नीचे है ये नीचे वाटर का सरफेस है, ठीक है, मतलब कोई रिवर है जो नीचे से फ्लो करके निकल रही है, रिवर को क्रॉस करने के लिए ऊपर एक ब्रिज बना रखा है, ऐसे एक ब्रिज बना रखा है, तो ब्रिज की हाइट, यहाँ ये ब्रिज की सरफेस है जिस पर लोग चलते हैं या व्हीकल्स चलते हैं, तो ब्रिज से लेकर और जो वाटर का सरफेस है ये वाली हाइट उन्होंने पूछा है कि ये वाली हाइट आप बताइए, तो ये हाइट को मैंने मान लिया h। फिर मैंने बोला कि ऊपर से हमने एक स्टोन को ड्रॉप करा नीचे, तो उसको ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है 2 सेकंड्स, वो दे रखा है कि 2 सेकंड्स लगता है टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, 2 सेकंड का टाइम लगता है। जब मैंने उसको ड्रॉप करा है स्टोन को, यानी कि मैं किसी भी तरीके का उस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैंने उसको एज इट इज ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया है, तो जब हमने उसको ड्रॉप करा है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो जो है मेरे हाथ में रेस्ट में था और मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम था 2 सेकंड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो t है u है g है h निकालना है। ये चार वेरिएबल्स हमने चेक करा तो सेकंड इक्वेशन में आते हैं,
तो सेकंड इक्वेशन है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में ये सारी वैल्यू डाली और रिजल्ट आ गया 19.6 मीटर। बताइए समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो कल के टेस्ट की तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, 7 से 8 होगा कल आपका टेस्ट, ठीक है? चलिए जी फिर, ओके Thank you, sir. ओके।